Good morning, everyone. हम लोग को आज करंट इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा सा बचा हुआ है, वो देखना है। वो देखने के बाद फिर हम लोग डाउट्स करेंगे ना, करंट के डाउट कर लेंगे। फिर डाउट है क्या होमवर्क में? लास्ट टाइम एक्सरसाइज 1 भी दिया था तो होना चाहिए डाउट फिर। तो हम लोग आज पोटेंशियोमीटर स्टार्ट कर रहे हैं ना। हमें अब 3 चीजें और करनी थी: पोटेंशियोमीटर, मीटर बेज और पोस्ट ऑफिस बॉक्स। तो पोटेंशियोमीटर ही मेन है, बाकी दो तो बस थोड़े से हमें डायग्राम देखने हैं। अच्छा, आज डिस्कस नहीं करने को बोला था। ठीक है, तो देखते हैं, फिर ये हो जाने देते हैं, देखते हैं कितना टाइम बचता है, फिर उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। नहीं तो इलेक्ट्रो के डाउट कर लेंगे। चलो, तो फिर हम लोग अब कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर देखो, नाम से क्लियर है, पोटेंशियल मीटर ना, मतलब एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं इसको। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके हम कई बार बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस वगैरह भी इससे निकाल लेते हैं, तो हम आगे देखेंगे कैसे करते हैं ना। मेन यूज का है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए। और सबसे बड़ा इसका एडवांटेज क्या है कि वोल्ट मीटर जब भी रीडिंग लेता था तो उसके लिए उसको करंट चाहिए होती थी ना। अगर हमें कोई भी वोल्ट मीटर का यूज करके हम, मान लो यहाँ पे इसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हम जब वोल्ट मीटर ऐसे लगाते थे तो वो किस पे बेस्ड है कि इसमें कुछ करंट आएगी, फिर वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। मतलब ये करंट लेगा ही लेगा। अब अगर ये करंट लेगा तो सर्किट की करंट तो चेंज होगी होगी। तो इसलिए वोल्ट मीटर में एरर आना ही आना है। लेकिन पोटेंशियोमीटर बेस्ड है, जब करंट नहीं आ रहा होगा पोटेंशियोमीटर वाले साइड में, तब वो रीडिंग देता है। तो इसलिए यहाँ पे एरर की चांसेस बहुत कम होते हैं ना। मतलब यहाँ का एरर कम होगा काफी, बाकी वोल्ट मीटर से कंपेयर करो। अब देखो, ये जो पोटेंशियोमीटर है, इसमें क्या क्या चीजें यूज होती हैं। हाँ, फर्स्ट स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड। देखो, इसमें पोटेंशियोमीटर में एक सेल होता है जिसको हम बोलेंगे ड्राइविंग सेल। उसका कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस हो सकता है, और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर एक रेसिस्टेंस वायर।
इसकी लेंथ मान लो कुछ कैपिटल एल है, ये एक रेसिस्टेंस है ना पूरा यहाँ से यहाँ तक। इसको हम बोलते हैं ड्राइविंग सेल। ये ड्राइविंग सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस है। अब देखो ये मान लो इसमें कुछ करंट फ्लो हो रही है ना, अगर इसमें कुछ करंट फ्लो हो रही है, इसका पूरे का रेसिस्टेंस मान लो कुछ आर है, पूरे इस रेसिस्टेंस वायर का, तो करंट कितनी फ्लो हो रही होगी, ई अपॉन में आर प्लस आर। तो हम अगर मान लो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी। रेसिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, आई इंटू आर। आई की वैल्यू कितनी है, ई अपॉन आर प्लस आर इंटू आर। नहीं, ये हमारा पूरा वी हो गया, मतलब इसके क्रॉस पूरा वोल्टेज डिफरेंस कुछ वी है। तो अगर हम वी बाई एल कर दें और इसको हम कुछ फाइ से दिखाते हैं और इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो हमें पूरे एल लेंथ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है। अब हमें कोई भी स्मॉल एल लेंथ पे अगर हमें निकालना है, मान लो यहाँ पे कोई एक पॉइंट सी होता, बीच में एक पॉइंट सी होता और वहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता, तो हम क्या करते हैं, वी ए माइनस वी सी निकालना होता तो सीधे हम फाइव इंटू स्मॉल एल कर देते। हमें पूरे एल लेंथ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो कोई भी स्मॉल एल लेंथ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सीधे हम फाइव इंटू एल करके निकाल लेंगे। हाँ, ये फर्स्ट स्लाइड है भाई, समझो। तो हम ऐसे करके यहाँ पे रीडिंग निकालेंगे ना। अब इसको कैसे यूज करते हैं अभी बताता हूँ ना, पहले इतना नोट कर लो। आदित्य, अभी दिमाग मत चला, तू जितना लिखा है वो लिख ले चुपचाप। अभी पढ़ा तूने कुछ है ही नहीं और दिमाग लगाने लग गया। थोड़ा पढ़ तो पहले आगे। नोट हो गया।
अब देखो इसको हम कैसे यूज करते हैं वो समझते हैं। तो जैसे सबसे पहला यूज है इसका, टू फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल। सपोज हमने एक पोटेंशियोमीटर लिया, ये रेसिस्टर वायर है ना, बार बार मैं अब वो उतना बना नहीं पाऊंगा पूरा, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये वाला जो वायर है ये रेसिस्टर वायर है। इसका ड्राइविंग सेल का ईएमएफ कुछ ई है, ई नॉट ले लेते हैं ना, इसका रेसिस्टेंस आर है, ये कैपिटल आर लेंथ का ये है, टोटल इसकी लेंथ एल है। फिर हमें एक सेल है जिसका ईएमएफ निकालना है ना, इसका ईएमएफ मान लो ई है, ये हमें निकालना है, मेजर करना है। तो हम मेजर करने के लिए यहाँ पे देखो क्या करते हैं, इसके अगर हम इस पॉइंट को इससे कनेक्ट कर दें, तो अगर हम इस पॉइंट को ए बोलेंगे तो इसको भी ए बोल सकते हैं ना, यहाँ का पोटेंशियल अगर वी ए बोलेंगे तो इसको भी वी ए बोल सकते हैं ना, जिनको भी हम प्लेन वायर से कनेक्ट कर देंगे उनको हम पोटेंशियल सेम बोल सकते हैं ना। अब अगर हम इस साइड में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दें और एक जॉकी कनेक्ट कर दें ना, जॉकी ऐसे स्लाइड कर सकते हैं वायर पे ना, कनेक्शन करा के मूव करा सकते हैं। तो अब देखो क्या होगा, अब अगर हम इस पे मूव कराना शुरू करें ना, इस पे जब हम मूव कराना शुरू करेंगे और मान लो किसी पॉइंट बी पर, किसी पॉइंट बी पे यहाँ पे जी में गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है, अगर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है तो इसका क्या मतलब होगा, पॉइंट बी का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जब गैल्वेनोमीटर के क्रॉस जीरो होगा तभी ना उसमें करंट नहीं मिलेगी। पोटेंशियोमीटर गैल्वेनोमीटर भी क्या एक रेसिस्टेंस ही लगा है ना अंदर, तो जब दोनों साइड का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तभी उसमें करंट नहीं मिलेगी। तो एट द टाइम ऑफ नो डिफ्लेक्शन हम बोल सकते हैं कि ये मान लो पॉइंट सी है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ नो डिफ्लेक्शन जो VC है वो VB के बराबर होगा। तो अगर हमें मान लो यहाँ पे इसका EMF निकालना था, मतलब क्या निकालना था, VA माइनस VC, तो हम क्या निकाल लेंगे, VA माइनस VB। और VA माइनस VB कैसे निकालेंगे, हमने यहाँ पे ये अपना अब सर्किट पोटेंशियोमीटर का अलग चलता रहता है ना, पोटेंशियोमीटर के सर्किट में कोई चेंज नहीं आया ना, इसके कनेक्ट किया लेकिन करंट तो गई नहीं, नहीं इधर से कोई करंट आई है ना, अगर इस सर्किट में इधर करंट नहीं है मतलब इस सर्किट में कोई करंट नहीं है, तो ये अपना ही करंट इसका चल रहा है ना, तो इधर के पोटेंशियल ग्रेडियंट में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि ये E बराबर क्या होगा, ये मान लो पॉइंट L पे आया है कोई स्मॉल l पे, तो हम बोल सकते हैं E बराबर होगा VA माइनस VB मतलब फाइव इंटू एल। और फाइव कैसे निकाला हुआ, पीछे हमने निकाला था ना। तो ऐसे करके हम लोग कोई भी सेल का EMF मेजर कर सकते हैं। तो इसने इसने रीडिंग कब दी, जब इस सर्किट से कोई करंट नहीं ड्रॉ किया उसने ना, इधर की करंट जिसका हमें मेजर करना था उधर से कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है तब हम रीडिंग ले रहे हैं ना, जब यहाँ पे करंट नहीं होगी तब रीडिंग लेंगे ना, इसका अपना करंट रहेगा पोटेंशियोमीटर का वो अलग बात है, बट एक्सटर्नल सर्किट का करंट नहीं लेगा वो। सबको चमका मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ प्रतीक, मैं वो सब अभी डिस्कस करता हूँ।
अब देखो यहाँ पे ऐसे जब हमने रीडिंग ली तो उसमें कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना है। अगर मान लो कोई ने ऐसे कनेक्ट कर दिया होता, हर पॉइंट पे एप्लीकेबल क्या है, मतलब जिस जगह पे नो डिफ्लेक्शन मिलेगा वहां पे एप्लीकेबल है। हर पॉइंट का क्या सेंस है, जहां पे हमें नो डिफ्लेक्शन चाहिए ना, हम यहाँ टच करा के मूव कराएंगे, जहां नो डिफ्लेक्शन मिलेगा वहां पे फिर ये पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अब देखो अगर कोई मान लो ऐसा कर देता, सेल का लो पोटेंशियल वाला साइड उधर कनेक्ट कर देता, तो फिर उसको नो डिफ्लेक्शन मिल पाता क्या? तब नहीं मिलता ना, क्योंकि देखो यहाँ पे पोटेंशियल तो दोनों का सेम है, ये पॉइंट ए है, ए पॉइंट पे दोनों का साइड का पोटेंशियल सेम है। बट जब हम इधर से जा रहे होंगे तो पोटेंशियल बढ़ रहा है कम हो रहा है, इस वायर पे जब आगे बढ़ रहे हैं तो पोटेंशियल क्या होता जा रहा है, इस वायर पे जब हम आगे जा रहे हैं तो पोटेंशियल कम होता जा रहा है ना। और इधर से अगर हम आएंगे तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, इधर से आएंगे तो पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो मतलब अब दोनों रास्तों से जा रहे हैं तो पोटेंशियल एक में बढ़ रहा है एक में कम हो रहा है, तो फिर अब यहाँ का सेम है तो आगे फिर कहीं सेम हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे नो डिफ्लेक्शन मिल ही नहीं सकता ना, है कि नहीं, यहाँ पे नो डिफ्लेक्शन मिल ही नहीं सकता। तो इसलिए अगर आपको रीडिंग चाहिए, तो रीडिंग चाहिए तो उसके लिए क्या होना चाहिए, रीडिंग चाहिए तो उसके लिए जो भी जिसका भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, उसका हाई वोल्टेज वाला साइड यहाँ पे पोटेंशियोमीटर के भी हाई वोल्टेज वाले साइड कनेक्ट करना चाहिए ना। अगर आपने लो वोल्टेज साइड कनेक्ट कर दिया तो रीडिंग नहीं ले पाओगे। या फिर आप ये कर सकते हो कि, हाँ तो यहाँ पे नो करंट नहीं मिलेगी ना, करंट मिलती रहेगी हमेशा। यहाँ पे करंट मिलेगी क्योंकि ये हाई वोल्टेज है, इधर लो वोल्टेज है, तो हमेशा करंट जारी होगी इधर से भी। समझ जाए ना, इधर यहाँ का पर दोनों का पोटेंशियल सेम है, इस पॉइंट पे आया तो सी का पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ पे हर पॉइंट पे बी का पोटेंशियल ए से कम है, तो हमेशा सी से बी की तरफ करंट जारी होगी, कोई पॉइंट पे नो डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। लॉजिक समझना, ये मान लीजिए इस पॉइंट का वोल्टेज 100 है और इधर जा रहा हूं तो हर पॉइंट पे 100 के बाद कम होता जा रहा है, 90 80 70 ऐसे हो रहा है, और इधर से आ रहा हूं तो 100 से 200 हो गया, अब इधर 200 है इधर कम होता जा रहा है, तो कहाँ पे इक्वल पोटेंशियल आएगा, इधर पोटेंशियल कम हो रहा है ना, करंट के लॉन्ग चल रहे हैं ये हम कर सकते थे कि जिसका हमें पोटेंशियल मेजर करना है उसका लो पोटेंशियल वाला साइड लोअर साइड में कनेक्ट कर दें इस एंड पे। तो अब क्या है, यहाँ पे दोनों का पोटेंशियल सेम है, फिर इधर जाएंगे करंट के अपोजिट तो पोटेंशियल बढ़ेगा, और इधर से भी जाएंगे तो लोअर से अपर साइड में जा रहे हैं पोटेंशियल बढ़ेगा, तो यहाँ पे हो सकता है कि सेम हो जाए यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल। तो रीडिंग लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो हाई पोटेंशियल को पोटेंशियोमीटर वायर के हाई पोटेंशियल पे कनेक्ट करना है, या फिर लो पोटेंशियल को पोटेंशियोमीटर वायर के लो पोटेंशियल पे कनेक्ट करना है ना, उल्टा कर दिए तो रीडिंग नहीं मिलेगी। ये बात सबको समझ आई मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ। चलो पहले ये नोट कर लो फिर लिखता हूँ, जो समझाया आगे लिख दे रहा हूँ ना पहले, बट ये बना लो सब।
हाँ पूछो मानस, अनम्यूट करके बोलो। तो अब ये लिख लेते हैं, अब रुक जा मानस, पर जो लिख लेने थे पहले। करंट पॉजिटिव से निगेटिव नहीं जाता है मानस, करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है, हाई पोटेंशियल से लो। तो उसमें पॉजिटिव से निगेटिव भी कवर हो जाता है ना, पॉजिटिव हाई हुआ निगेटिव लो हुआ। बट एक्चुअल क्या है, पॉजिटिव से निगेटिव नहीं, हाई से लो बोलते हैं उसको। 100 है एक तरफ 90 है पोटेंशियल, तो 100 से 90 की तरफ जाएगा। फिर देखो एक चीज और है यहाँ पर, ये अभी लिख लेना ना, अभी टाइम दूंगा लिखने का। देखो यहाँ पर एक चीज और है, जैसे मैं यहाँ से ईएमएफ निकाल रहा हूँ, तो अब ये एल की वैल्यू, ये फाइ तो फिक्स है, एल की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है? एल की वैल्यू हम यहाँ पे रीडिंग लेते जाएंगे तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे, कैपिटल एल तक। अगर कैपिटल एल के बाद भी हमें नहीं मिला नो डिफ्लेक्शन, तो फिर रीडिंग मिलेगी क्या? अगर ई की वैल्यू उससे भी ज्यादा है, कैप फाइ इंटू कैपिटल एल से भी ज्यादा है, तो रीडिंग मिलेगी क्या? नहीं मिल पाएगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो भी आप जिसको भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पे ये पोटेंशियोमीटर वायर है, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए ना। अगर उससे भी ज्यादा हो गया तो फिर यहाँ पे आप रीडिंग निकाल ही नहीं पाओगे ना। मतलब हर एक में लिमिट है ना, अगर आपने यहाँ पे ई नॉट बैटरी यूज की है तो उसका यूज करके उससे कम वाले ही ईएमएफ मेजर कर पाओगे ना, उससे ज्यादा वाले मेजर नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर जो भी ईएमएफ मेजर करेंगे वो लेस देन होगा फाइ इंटू कैपिटल एल। फाइ इंटू कैपिटल एल मतलब यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ना। ये क्या हुआ, लेस देन, तो ये क्या होगा, ये लेस देन होगा ई नॉट। मतलब आप बोल सकते हो कि जो आपने सेल लेके आओगे वो बैटरी के ड्राइविंग सेल के ईएमएफ से तो कम ही होना चाहिए, उससे ज्यादा हो गया तब तो मेजर ही नहीं हो पाएगा ना। और कितना कम होना चाहिए, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकता ना।
नोट कर लो इसे। आदित्य तो वही समझा रहा हूँ ना, अगर ये ई की वैल्यू ई नॉट से ज्यादा हुई, ई नॉट माइनस आई आर से ज्यादा हुई तो आगे जाके मिलेगा। अब आगे तो है ही नहीं, वायर ही खत्म हो गया, तो रीडिंग निकाल ही नहीं पाएंगे ना। तो वही समझा रहा हूँ कि आगे नहीं जाना चाहिए, पीछे ही रहना चाहिए, तभी रीडिंग ले पाओगे। फिर देखो यहाँ पर एक हम लोग टर्म देखते हैं, सेंसिटिविटी। देखो जैसे आप कोई भी रीडिंग ले रहे हो ना, तो आप इस पे मूव कर रहे हो, तो जैसे मान लो अभी आप पॉइंट बी के इधर थे कहीं, तो ये लो पोटेंशियल रहा होगा, ये हाई पोटेंशियल, तो करंट इधर को गई। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, और अगर यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट। हम्म, देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो आप इधर से इधर गए, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस वायर पे धीमे धीमे वैरी करना चाहिए ना, धीमे धीमे। बहुत फास्ट वैरी करेगा तो आप इधर से इधर जा रहे हो, आप पकड़ ही नहीं पाओगे कि कहाँ पे नो डिफ्लेक्शन है। हल्का सा इधर गए तो करंट इधर फ्लो हो गई, हल्का से इधर गए तो करंट इधर फ्लो हो गई। तो इस वायर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस का वेरिएशन आना चाहिए, वो फास्ट आना चाहिए, स्लो आना चाहिए, बहुत धीमे धीमे अगर वैरी करेगा तभी आपको रीडिंग लेते हुए आएगी। ये समझो मैं क्या बोल रहा हूँ ना। आप जब इस वायर पे इसको जॉकी को मूव करा रहोगे, तो बहुत धीमे धीमे पोटेंशियल वैरी होना चाहिए ना। अगर बहुत फास्ट वैरी होगा तो आपको ये पॉइंट पकड़ने में बहुत दिक्कत आएगी। पॉइंट के थोड़ा इधर गए तो इधर का पोटेंशियल ज्यादा, इधर का कम, इधर ऐसे करंट गई। थोड़ा इधर निकल गए तो फिर इधर को करंट आ रही है, सॉरी इधर को फिर वापस करंट जा रही है। मतलब नो डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट पकड़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ उल्टा बोला, जब इधर रहोगे तो इधर करंट जाएगी, ये हाई है ये लो है, फिर इधर निकलने के बाद उधर जाएगी करंट। तो इसका मतलब इस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस वैरी होना चाहिए, वो बहुत धीमे धीमे होना चाहिए। बहुत धीमे धीमे मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है पर यूनिट लेंथ, वो कम होना चाहिए ना। पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ कम होगा तभी ना धीमे धीमे वैरी होगा। तो हम यहाँ पे बोलते हैं जो सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर है, एस से हम सेंसिटिविटी दिखाते हैं, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा। जितना पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ज्यादा होगा, उतनी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी ना, उतना आपको डिफिकल्ट होगा रीडिंग लेने में ना। फिर हमें पता है कि फाई जो होता है वो कितना होता था। देखो अगर मान लो मुझे यहाँ पे आर रेसिस्टेंस का एक वायर लगाना है, तो वो आर रेसिस्टेंस का वायर
अगर मैं बड़ी लेंथ का लगाऊंगा तो ज्यादा पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, या छोटी लेंथ का लगाऊंगा तो ज्यादा ग्रेडियंट होगा? रेसिस्टेंस आर फिक्स है, लेकिन एल को सोचना है कि आर रेसिस्टेंस जो है एल लेंथ में, बड़ी लेंथ में हो या छोटी लेंथ में। तो हमें पता है कि एल जितना बड़ा होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट उतना छोटा होगा ना। एल जितना बड़ा होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट उतना छोटा होगा। सेंसिटिविटी से आदित्य हम यही चेक कर रहे हैं कि कितना स्लोली ये मूव कर रहा है, कितना हमें इजी है ये हमें रीडिंग लेने के लिए। हल्का सा भी हमने मूव कराया, अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट पर यूनिट लेंथ बहुत कम है तो हमें आराम से ये समझ आएगा, ये मूव करता दिखेगा। बहुत फास्ट मूव किया तो वो फिर हमारे काम का नहीं रहा ना। हल्का सा मूव कराने पे वो मूव होना चाहिए रीडिंग लेने के हिसाब से। तो यहाँ पर हमें पता है कि फाई इक्वल टू होता है वी बाई एल। तो मतलब फाई क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। तो हम बोल सकते हैं कि ये डायरेक्टली सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा। मतलब पोटेंशियोमीटर वायर को अगर हम बड़ी लेंथ का लेंगे तो वो हमारे लिए बेटर होता है रीडिंग के हिसाब से ना, सेंसिटिविटी के हिसाब से। सबको समझ आ रहा है? अगर लेंथ बड़ी होगी तो हम आराम आराम से मूव कराएंगे थोड़ा थोड़ा, तो हल्का हल्का सा करंट वो डिफ्लेक्शन दिखता रहेगा, अचानक से डिफ्लेक्शन चेंज नहीं करेगा, तो हम रीडिंग ले पाएंगे। अब इसका हम सेकेंड एप्लीकेशन देख रहे हैं, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल। एग्जाम में पोटेंशियोमीटर वायर से क्वेश्चन आते हैं, ये काफी उनका फेवरेट टॉपिक है। और ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आराम से आप समझ सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है। मान लो हमारे पास दो सेल है E1 E2, और इनका हमें ईएमएफ कंपेयर करना है। तो हम यहाँ पे पोटेंशियोमीटर पे जाकर ऐसे एक बार इसको कनेक्ट करके रीडिंग लेंगे, एक बार इसको कनेक्ट करके रीडिंग लेंगे। मान लो यहाँ का पोटेंशियल ग्रेडियंट फाई है। पहले सेल के लिए जो हमने नो डिफ्लेक्शन मिला तो लेंथ L1 थी। पहले सेल के लिए लेंथ, अनुराग क्या पूछना चाह रहा है? ईएमएफ पहले से है, ये वाला ड्राइविंग सेल का ईएमएफ की बात नहीं हो रही है ना। हमें जो हमारे पास अननोन दो सेल हैं उनके ईएमएफ कंपेयर करने की बात हो रही है। तो हम पहले वाले के लिए जब रीडिंग लेने गए तो वो आया 5 × L1, दूसरे वाले के लिए रीडिंग लेने गए तो आया 5 L2 पे रीडिंग मिली, नो डिफ्लेक्शन मिला। तो 5 × L1 करेंगे तो पहले वाले का ईएमएफ हो जाएगा। फिर ऐसे ही हमें दूसरे वाले का निकालना है, तो मान लो कहीं L2 लेंथ पे हमें नो डिफ्लेक्शन मिला तो 5 × L2 कर लेंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो अब हम समझ सकते हैं कि कौन सा सेल ज्यादा ईएमएफ का है, कौन सा कम ईएमएफ का है, कितने टाइम से वो चेंज हो रहा है। हाँ, यहाँ पे बस हम कंपेयर कर रहे हैं ना, दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर रहे हैं। अगर हमें रीडिंग लेनी आ गई भाई, ईएमएफ निकालना आ गया, तो हम दो सेल का रेशियो भी निकाल सकते हैं। ये बात समझ आई मैं क्या बोल रहा हूँ?
पहले सेल का जब हमने पोटेंशियल मेजर किया तो L1 पे नो डिफ्लेक्शन मिला, तो 5 × L1 को बोल देंगे ये ईएमएफ है। ऐसे ही मेजर होता है ना, जो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस वही ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरे का L2 पे मिला, अब दोनों डिवाइड करके ये वायर पे, स्केल पे ये वायर लगी रहती है ना, स्केल पे हम रीडिंग ले लेते हैं L1 कितना है, L2 कितना है, और फिर ऐसे बता देंगे। अब इसका एक थर्ड और एप्लीकेशन है, टू फाइंड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल, फिर ये खत्म हो जाएगा। देखो हमारे पास इस बार क्या करना है, हमें एक कोई सेल दिया, उसका इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड करना है ना। ये हमारा पोटेंशियोमीटर है, इसका ईएमएफ कुछ ई नॉट है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस उससे कोई मतलब नहीं है, इसकी लेंथ टोटल ये एल है। अब अगर हम इसको इससे कनेक्ट कर दें और इधर वाले साइड में गैल्वेनोमीटर लगाएं और एक जॉकी कनेक्ट कर दें, और अभी ये जब स्विच ओपन होगा, जब ये स्विच ओपन होगा तो इस सर्किट में कोई करंट फ्लो हो रही होगी। जब स्विच ओपन होगा उस टाइम पे कोई करंट फ्लो होगी, इस टाइम पे कोई करंट फ्लो नहीं होगी ना। तो उस टाइम पे जो हमें नो डिफ्लेक्शन करके हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या बता रहा होगा। जब यहाँ पे करंट नहीं फ्लो हो रही है उस टाइम पे हम यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे नो डिफ्लेक्शन लेकर के, तो वो क्या बताएगा, वो ईएमएफ बताएगा ना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बताएगा, ईएमएफ बताएगा। करंट ही नहीं फ्लो हो रही है ना, अभी करंट फ्लो ही नहीं हो रही है, तो डायरेक्ट ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी ना। जब इधर करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, ईएमएफ के। ये बात समझ आ रही है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में ई माइनस आई आर में अगर आई जीरो है तो टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ है ना। ये मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट मान लो बी है, और आपने इसको जब मूव कराया तो इस पे किसी पॉइंट सी पर जब स्विच ओपन था तो आपको रीडिंग मिली, तो ये ए से सी तक की जो लेंथ है L1 ना, ये आपको क्या देगा, वी ए माइनस वी बी, अभी क्या बता रहा है, ई बता रहा है, तो ये आ जाएगा 5 × L1। ये एक इक्वेशन हो गई। हमेशा पोटेंशियोमीटर वायर वाला जो सर्किट है उसकी करंट चेंज नहीं होती ना, उस तो उसका फाइव वगैरह कुछ चेंज नहीं होता है, एक बार जो निकाल लिया वो ही बना रहेगा ना। अब दूसरी बार आपने स्विच को क्लोज कर दिया, अब हमने स्विच को क्लोज किया,
जब स्विच को क्लोज कर देंगे तो अब क्या होगा, इसमें कुछ करंट फ्लो होने लग जाएगी ना, इसमें कुछ करंट फ्लो होगी, तो अब जो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस होगा VA माइनस VB, वो क्या होगा E माइनस IR। और करंट कितनी फ्लो हो रही होगी नीचे वाले सर्किट में, यहाँ का बैटरी का EMF अपॉन में टोटल रेसिस्टेंस, तो E माइनस IR आएगा ना। तो अब क्या होगा 5 × L2। अब ये वैल्यू कम हो गई है ना, तो ये L2 भी कम हो चुका होगा, पहले L1 ज्यादा लेंथ पे मिला होगा, अगर L1 यहाँ पे है तो L2 अब कहीं इधर मिलेगा ना, अगर इधर की पोटेंशियल कम होगी तो इधर का L कम होगा ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये बात सबको समझ आई मैंने क्या किया, स्विच क्लोज होते ही क्या हुआ। तो ये हो गया ER/R+R = 5 × L2। अब हमारे पास देखो दो अननोन है, इन दो अननोन का यूज करके हमें स्मॉल r की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम इसमें अगर इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दें, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दें, तो हमारा आ जाएगा R/R+R = L2/L1। तो हम बोल सकते हैं R+R बराबर होगा R × L1/L2। तो R बराबर हो जाएगा तो ऐसे करके हम इंटरनल रेसिस्टेंस निकाल लेंगे ना। हमें क्या क्या करना रहेगा, ये हम नोन रेसिस्टेंस लगाएंगे ना, ये हमारे हाथ में, हम यहाँ पे एक जिसकी वैल्यू पता है वो वाला लगाएंगे, और दो बार यहाँ पे रीडिंग लेंगे, L1 और L2 निकालेंगे, वो स्केल पे मेजर कर लेंगे और उनको यहाँ डाल देंगे, तो हमें बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, समझो, ये कैपिटल R यहाँ पे क्या है, नोन रेसिस्टेंस है। वो हम सर्किट जब यहाँ पे इसको मेजर करने के लिए यूज कर रहे हैं ना, तो हम अब जो पता होगा वही वाला लगाएंगे। ठीक है, समझ आया सबको। अब इसके एक एक दो प्रॉब्लम हम लोग डायरेक्ट इससे मॉड्यूल से ही करेंगे। मॉड्यूल है सबके पास ना, मॉड्यूल ओपन करो सभी। इसमें पेज नंबर 2.26, पेज नंबर 2.26 पे क्वेश्चन नंबर 10 सभी लोग करो। ये क्वेश्चन अपने उसमें नोटबुक में नोट भी कर लेना ना, ये बाद में लिख लेना, अभी क्वेश्चन नंबर डाल लो और रफ पे ट्राई करो ना, बाद में इसको नोटबुक में लिख लेना। इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 10 है ना।
ये इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 5 है ना? गांव वाले बच्चे लेके गए मॉड्यूल की नहीं अभी तक? मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूं अगर मॉड्यूल नहीं होगा कोई के पास। इसमें देखो बोला गया है कि एक पोटेंशियोमीटर वायर है ए बी, और यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है ईएमएफ का, इंटरनल रेसिस्टेंस आर है, और इस वायर ए बी का रेसिस्टेंस है 15 आर, और हमें यहाँ पर एक सेल के का ऐसे सर्किट दिया है। तो बताना है कि ये जॉकी को किस लेंथ पे कनेक्ट करें। ए बी की लेंथ ये दी हुई है, ए बी की ये जो पूरी लेंथ है ये क्वेश्चन में दी हुई है 600 सेंटीमीटर। तो जॉकी को यहाँ पे ए से कितनी डिस्टेंस पे कनेक्ट करें कि हमें यहाँ पे नो डिफ्लेक्शन मिल जाए। तो हम लोग देखो यहाँ पे क्या क्या कर लेंगे। सबसे पहले ए बी वायर पे देखेंगे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ना। ए बी वायर पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, वी ए माइनस वी बी ना। ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस तो आई एन टू आर, हाँ, ई माइनस आई आर बोल सकते हो या फिर आई एन टू आर, दोनों सही है। ई की आई की वैल्यू क्या होगी, ई अपॉन में 16 आर। टोटल रेसिस्टेंस कितना है यहाँ का, 15 आर प्लस आर। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ए से बी तक का 15 E/16। तो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा V/L ना। बाद में ये वैल्यू डाल देंगे ना उसकी, L हमें पता है। अब हमें नो डिफ्लेक्शन चाहिए, तो मान लो एल स्मॉल एल पे हमें रीडिंग मिली नो डिफ्लेक्शन, तो हम बोलेंगे E/2 इक्वल टू 5 × L। 5 की वैल्यू डाल देंगे, 5 मतलब 15 E/16 अपॉन में कैपिटल L। तो स्मॉल एल आया 8L/15। एल की वैल्यू डाल दो, एल कितना दिया हुआ है 600, तो 320 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन देखो जो हमने थ्योरी पढ़ी हुई है ना, उसी पे बेस्ड एज इट इज प्रॉब्लम आएंगे। तो अब आप खुद से पहले एग्जांपल कर लेना और इसके इंटेक्स के फिर क्वेश्चन कर लेना। जो जो थ्योरी में हमने पढ़ा हुआ है उसी को यूज करते हुए एज इट इज क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। समझ आया सबको क्या क्या किया है? ठीक है, अब नेक्स्ट स्टार्ट करें। अब नेक्स्ट तो जो दो बचे हुए हैं वो बहुत इजी इजी हैं, व्हीट स्टोन पे बेस्ड। बस उनके फिगर ही समझने, ज्यादा कुछ उसमें है नहीं करने को। यही मेन था पढ़ने के लिए। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मीटर ब्रिज।
ये फिफ्थ है ना, टोटल 6 करने थे अपन को। देखो ये जो मीटर ब्रिज होता है, ये रेसिस्टेंस मेजर करने का डिवाइस है ना। और ये जो मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल होगा, ये व्हीट स्टोन ब्रिज पे बेस्ड है ना। आपको ऐसे पूछा जाएगा कि मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये व्हीट स्टोन पे बेस्ड है। इसमें देखो होता क्या है, ये ऐसा कुछ अरेंजमेंट होगा। देखो ये जो मैंने ये ज्यादा थिक करके दिखाया हुआ है, ये मेटल की स्ट्रिप्स होती हैं जिनका रेसिस्टेंस बहुत कम होता है ना। तो अभी हम लोग इनको आइडियल मान के चलेंगे, मतलब जीरो रेसिस्टेंस मानेंगे ये स्ट्रिप्स का। यहाँ पे हम रेसिस्टेंस लगाते हैं, यहाँ पे एक होगा R1 जिसको हम बोलेंगे ये नोन वाला हम लगाएंगे। हमारे पास कुछ नोन रेसिस्टेंस है, कुछ अननोन, तो नोन को यहाँ लगाएंगे। R2 एक यहाँ लगाएंगे, उसको बोलेंगे, इसको R3 बोल देते हैं ना। ये हमारा अननोन, जिसको मेजर करना है उसको यहाँ लगाएंगे ना। यहाँ पे एक हमने वायर लगा रखी है, ये हाई रेसिस्टेंस वाली एक वायर है। नॉर्मली मीटर ब्रिज इसलिए नाम होता है क्योंकि ये वायर 1 मीटर की होती है, मतलब 100 सेंटीमीटर ना। ये वायर नॉर्मली क्या होती है, 1 मीटर की, इसीलिए इसको मीटर ब्रिज बोल रहे हैं। ब्रिज क्योंकि व्हीट स्टोन ब्रिज यूज हुआ है और 1 मीटर की वायर यूज हुई है। अब यहाँ पे हम लोग एक गैल्वेनोमीटर लगाएंगे और उससे एक जॉकी लगा देंगे ना। अब ये पूरा अगर अरेंजमेंट हम लोग किसी बैटरी से कनेक्ट कर दें, तो अब क्या हो रहा है, हम यहाँ पर इस जॉकी को इस वायर पे मूव कराएंगे और देखेंगे कहाँ नो डिफ्लेक्शन मिल रहा है। जहां नो डिफ्लेक्शन मिलेगा वहां पे क्या हो जाएगा, इधर R1 हो जाएगा, इधर R2, इधर R3, इधर R4। नो डिफ्लेक्शन है मतलब यहाँ यहाँ का पोटेंशियल सेम है।
तो वो व्हीट स्टोन बन जाएगा ना। तो तो ये समझो कैसे हो रहा है ना, जहां पे ये हमने कहीं टच कराया ना, कोई मान लो पॉइंट, ये मान लो पॉइंट ए है, ये बी है, और ये कहीं पॉइंट सी पर जा करके नो डिफ्लेक्शन मिला, तो सी पे जब आप इसको टच करा दोगे तो इधर R1 ये R2 बन जाएगा, ये R4 बन जाएगा। मान लो ये लेंथ L है, तो ये लेंथ 100 माइनस L हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो हमें पता है कि इनका जो रेसिस्टेंस होगा इनके लेंथ के रेशियो में होगा, तो हम बोल सकते हैं R2/R4 बराबर होगा L अपॉन में 100 माइनस L। तो अब हम ऐसे लगा देंगे व्हीट स्टोन प्रिंसिपल, R1/R2 बराबर R3/R4, और हमें R3 चाहिए, R3 चाहिए होगा तो R4 इंटू R1/R2। R4/R2 को हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं लेंथ के टर्म में, तो जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम ये एक्सप्रेशन बना के रख लेते हैं। स्केल, ये स्केल पे वायर लगी रहती है ना, जहां नो डिफ्लेक्शन मिला एल निकालेंगे, एल को यहाँ डाल देंगे, रेसिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। समझ आया सबको? ये सब जो मेटल की स्ट्रिप्स है ना, इनका कोई रेसिस्टेंस काउंट नहीं करना है ना, इनको बस कनेक्शन के लिए यूज हुआ है। R2 R4 ये वायर रेसिस्टेंस वायर लगी है ना यहाँ पर, ये एक रेसिस्टेंस वायर है ए से सी तक, यहाँ नो डिफ्लेक्शन मिला है तो ए से सी तक का रेसिस्टेंस R2 है, सी से बी तक का R4 है। ये रेड से जो बनाया है वो एक रेसिस्टेंस वायर है ना। ठीक है, यहां तक हो गया सबका?
अबे स्क्रीनशॉट लो ना भाई, इतना क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? अब देखो यहाँ पर एक चीज हमें और समझनी है, ये जो मीटर ब्रिज है, यार फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा। साहिल देवरे म्यूट रखो। देखो यहाँ पर जब हम लोग वायर को यहाँ पे ऐसे इस वायर को लाके यहाँ पे सोल्डरिंग होती है ना स्पेस स्ट्रिप पे, तो सोल्डरिंग की वजह से कुछ रेसिस्टेंस आ जाता है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि भाई मान लो इतने पार्ट का रेसिस्टेंस, ये कुछ मान लो यहाँ पे नो डिफ्लेक्शन मिला, तो हमने इतने पार्ट का रेसिस्टेंस निकाला, तो उसमें एक्चुअल में इस पार्ट का और एक्स्ट्रा थोड़ा रेसिस्टेंस ऐड हो जाता है ना, क्योंकि जब हम वायर को सोल्डरिंग करते हैं तो वो थोड़ा सा वहां मेल्ट हो जाता है ना, रेसिस्टेंस वहां का एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, थोड़ा बहुत ये स्ट्रिप्स वगैरह का रहता है। तो अगर आपने बोला कि भाई मान लो ये पूरे वायर का रेसिस्टेंस आ रहा है इस पूरे वायर का, और आपने यहाँ पे रीडिंग ली, तो यहाँ पे इतने पार्ट का आया R3 और इतने पार्ट का आया R4, R3 प्लस R4 पूरा आ रहा है, तो इस पार्ट की वजह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा ना, मान लो X रेसिस्टेंस और बढ़ गया, ऐसे इधर का भी थोड़ा बढ़ जाएगा X। तो आप जो R3 लिख रहे हो वो एक्चुअल में R3 नहीं लिखना चाहिए, आपको क्या लिखना चाहिए, R3 प्लस X लिखना चाहिए। R4 को R4 नहीं लिखना चाहिए, R4 प्लस X लिखना चाहिए। समझो? ये बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा R2 था, हाँ R2। R2 और R4 को R2 डैश और R4 डैश लिखेंगे ना। अब देखो अगर आपने रीडिंग एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे लिया, अगर आपने मान लो इस हिसाब से ये अपना रेसिस्टेंस नोन वाला सेट किया कि अननोन का जब निकालने गए तो रीडिंग मिड पॉइंट पे आई, तो उस टाइम पे क्या होगा, हमें देखो यहाँ पे क्या था, R3 निकालने के लिए क्या चाहिए था, R1 इंटू R4/R2 ना, R3 इक्वल टू R1 इंटू R4/R2। ये रेशियो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, इनके लेंथ का रेशियो लगेगा ना। तो अब अगर आपने मिड पॉइंट पे रीडिंग मिली तो आप बोल सकते हो पूरे रेसिस्टेंस का आधा, R/2 इधर है, R/2 इधर है, तो ये क्या हो जाएगा, R/2 प्लस एक्स, R/2 प्लस एक्स ना। अगर मिड पॉइंट पे रीडिंग मिली तो उस टाइम पे ये एक्स वाला पार्ट खुद ही कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो सॉल्व कर रहे हो उसमें एरर कम आया ना, ये एक्स का इफेक्ट आपको लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मान लो आपको एक्स पता भी नहीं होता, आप मिड पॉइंट पे लेते तो भी आप सीधे क्या हो जाता ना, आपका जो ये एक्स वाला जो एरर है वो खुद ही मिनिमाइज हो जाता अगर आप रीडिंग मिड पॉइंट पे लेते। लेकिन अगर मान लो आप कोई एक पर्टिकुलर साइड में ले रहे हो, मान लो इधर के साइड में ले रहे हो, तो फिर उस टाइम पे आपको ये एक्स तो पता ही नहीं है, तो सॉल्व कैसे करोगे, तो वो आप बिना उसके ये लेके केवल कर दोगे तो रीडिंग में एरर रहेगा। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ ये R4 प्लस वाई होगा, बट लगभग हम मान के चल रहे हैं कि अगर मान लो सोल्डरिंग में लगभग सेम ही चेंज हुआ है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा लेकिन उतना लगभग हम पकड़ सकते हैं सेम, एकदम सेम तो नहीं हो सकता, बट हम समझने के लिए ऐसे मान सकते हैं कि लगभग सेम है। तो मेनली मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी आपको नोन अननोन रेसिस्टेंस निकालना है तो ज्यादा बेटर कहाँ पर है, आप नोन को इस तरह से सेट करो कि रीडिंग बीच में आए, वो ज्यादा बेटर है,
या फिर रीडिंग कोई एंड पे आए, इधर आए या इधर आए, वो ज्यादा बेटर है। ज्यादा बेटर कौन सा मेथड हुआ? मिड पे आए ना, मिड पे आएगा तो ये जो साइड साइड का इफेक्ट है वो खुद ही मिनिमाइज हो जाएगा, वो खुद ही ऊपर नीचे से कट जाएगा। ना ऐसे स्टेटमेंट पूछे जाएंगे डायरेक्ट ना, तो आपको ये याद रखना है कि एंड पे जो ये सोल्डरिंग का इफेक्ट है वो सब मिनिमाइज करने के लिए हमें रीडिंग मिड पॉइंट पे लेनी चाहिए। ये जो नोन रेसिस्टेंस है ना R1, इसको हम वैरी कराएंगे ना, अब एग्जैक्टली तो नहीं बीट मिड पॉइंट पे आएगा, बट हम एडजस्ट कर करके क्लोज टू मिड पॉइंट आ जाते हैं। बाकी देखो थ्योरेटिकली ऐसे पूछा जाएगा तो आपको ये बताना है। टू मिनिमाइज एरर, R3 के मेजरमेंट में जो एरर आएगा वो मिनिमाइज करने के लिए वी एडजस्ट R1 नोन है ना इसलिए एडजस्ट कर सकते हैं, सो दैट नो डिफ्लेक्शन so that no deflection will be। राज अनम्यूट करके बोल, क्या बोलना चाह रहा है? सर हम वो मीटर ब्रिज को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है ना, तो अगर अननोन पे वेरिएबल कर रहे हो तो फिर वो मीटर ब्रिज की जरूरत ही क्या है? ये R1 को वेरिएबल कर रहे हैं? हाँ, वही तो मतलब आप वही कर रहे हो ना, मतलब वो उसको। अबे R1 तो तुम्हारे पास एक पूरा रेसिस्टेंस का बॉक्स होगा, उसमें बदल बदल के लगा लो जहाँ पे नो डिफ्लेक्शन मिले। ये पूरा अरेंजमेंट तो है ना, इस अरेंजमेंट का यूज करके ही नो डिफ्लेक्शन मिलेगा ना। मीटर ब्रिज का यूज तो हुआ, और आपके पास नोन में 100 मान लो रेसिस्टेंस रखे हुए हैं, उनमें से कोई क्लोज इस ये किसी के इक्वल है या क्लोज टू इक्वल है। अगर मान लो नहीं एकदम एग्जैक्टली सेम है तो हो सकता है कोई उसके क्लोज हो, तो वो वाला यूज करोगे तो ज्यादा क्लोज आंसर मिलेगा ना, एरर कम आएगा। अच्छा समझ गया, समझ गया सर, समझ गया। रेसिस्टेंस नोन मतलब ये नहीं कि एक ही रेसिस्टेंस आपके पास नोन है ना, बहुत सारे नोन पूरा रहता है, तो उनमें से कौन सा यूज किया जाए कि आपको रीडिंग में एरर कम से कम मिले। अब एक लास्ट बस बचा हुआ है, अब इसमें मैंने यही लिखा है कि टू मिनिमाइज एरर इन R3 आप मेजर करके निकालोगे। वी एडजस्ट R1, ये R1 को हम एडजस्ट करेंगे सो दैट नो डिफ्लेक्शन जो मिले विल बी क्लोज टू, ये मिड पॉइंट के क्लोज आना चाहिए नो डिफ्लेक्शन। ये रेसिस्टेंस वायर बोलते हैं इसको ना, इसके मिड पॉइंट के क्लोज आना चाहिए। हाँ सर्वेश, वो डिजिटल वगैरह ये सब चीजें बाद में डेवलप हुई ना, पहले तो यहीं से शुरू हुआ ना। फिर अब एक लास्ट बचता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स, उसमें केवल फिगर समझना है, बाकी और इक्वेशन वगैरह कुछ उसमें समझने का नहीं है। नोट कर लो अब ये।
आज का देखो जो डाउट लेक्चर है वो शाम को ना करके आफ्टरनून के टाइम में है। शाम को वीजीएम सर को कुछ काम आ गया, उनको जाना है, तो मैंने उनकी क्लास लेनी है 5:30 बजे से, तो मैं आफ्टरनून में लूंगा ना। आफ्टरनून में 1:30 से रखते हैं। ठीक है 1:30। नहीं, जो अभी डाउट सेशन है इसमें केवल मॉड्यूल का डिस्कशन है, केवल मॉड्यूल का डिस्कशन है। इरोडो वगैरह आपको अलग से ही डिस्कस करना है, वो क्लास वगैरह में ऐसे नहीं करेंगे। जिसको डाउट है वो अलग से ही पूछो, क्लास में केवल मॉड्यूल डिस्कशन ही करेंगे। 1 बजे से नहीं रख पाएंगे यार, एक कुछ मेरे को और भी काम है, तो वो करीब 1:15 तक खत्म होगा, तो 1:30 से ही क्लास रख पाएंगे। 1:30 से रखते हैं ना, मॉड्यूल डिस्कशन है ना मेनली उसमें। ये नोट हो गया। सर्वेश यार, अब 12:30 से 1.5 घंटा है ना, लंच करना, उसमें कितना लंच करेगा? 12:30 से 1:30, 1 घंटे में कर लो ना। 1:30 पे लेक्चर है समझो, अब मैं नहीं है, इससे ज्यादा एडजस्टमेंट का चांस नहीं है, होता तो मैं तुरंत कर देता। इलेक्ट्रो की करेंगे ना, अभी करंट तो आपने शुरू ही किया होगा ना करना। इलेक्ट्रो का मॉड्यूल करेंगे डिस्कस। जिनको डाउट कम होंगे वो चाहे तो बाद में वीडियो वगैरह भी देख सकते हैं ना, जिनको अगर डाउट कम है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो वीडियो वगैरह देख लेना। तो अब देखो हम लोग लास्ट अब एक इसमें देख रहे हैं, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स तो आउटडेटेड हो चुका है, अब एकदम भी यूज नहीं होता। ये बहुत पहले के टाइम में यूज होता था, जब सब वायर टू वायर कनेक्शन होता था पोस्ट ऑफिस से पोस्ट ऑफिस तक, एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस तक कई सारे बीच में पोल लगे रहते थे, पोल से वायर का कनेक्शन रहता था। हाँ डाल दूंगा, डाल दूंगा। हाँ उस टाइम पे ये यूज होता था। हाँ, ये बीच में पोल से वायर ऐसे कनेक्टेड रहता था, तो कई बार किसी रीजन से वायर में कहीं कट वट लग जाता था ना, तो फिर कम्युनिकेशन हो नहीं पाता था, तो हमें ये पता करना पड़ता था कि कहाँ पे प्रॉब्लम आई है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो वो प्रॉब्लम पता करने के लिए ये हम पोस्ट ऑफिस बॉक्स यूज करते थे। जब भी कोई वायर में कट लगता है तो उसका रेसिस्टेंस चेंज हो जाता है ना, तो रेसिस्टेंस चेंज होता था, तो उसी को हम डिटेक्ट करते थे। कलर कोडिंग, कलर कोडिंग ठीक है यार, अभी इसके बाद ही फिर सिखाई देता हूँ ना, उसमें तो बस कलर देख देख करके नाम लिखना होता है, बता देता हूँ अभी। कलर कोडिंग अभी बताता हूँ। हाँ ठीक है, बता देता हूँ, बता देता हूँ। वैसे तो खुद से पढ़ सकते थे, कलर रहता है उसके ना, वैल्यू रहती है, बट चलो 2 मिनट लगेगा, करा ही दूंगा। तो ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्या होता है? इसमें देखो एक बॉक्स होता था, उसका मैं टॉप व्यू बना रहा हूँ ना, एक ऐसे बॉक्स रहता है। और इसमें बहुत सारे रेसिस्टेंस फिक्स रहते हैं।
ये देखो क्या होता है, ये अंदर से ये सब कनेक्टेड, कनेक्शन का कुछ अरेंजमेंट रहता है ना, अंदर वायर लगी है और ये ऊपर से स्विच टाइप के रहते हैं। जिसको हम बाहर को खींचेंगे वो वाला रेसिस्टेंस यूज में आ जाता है। जब तक हम खींचेंगे नहीं वहां का रेसिस्टेंस यूज में नहीं आएगा। अंदर कुछ मैकेनिज्म होगा, आपको उस पर उतना ही सोचना है। आपको बस ये सोचना है कि जिसको आप यहाँ से प्लग होता है, ये प्लग निकालोगे वो रेसिस्टेंस यूज में आ जाता है। तो इसका मैं टॉप व्यू बना रहा हूँ ना, बस हमें इसका डायग्राम समझ लेना है कि डायग्राम में क्या क्या होता है। तो इसके डायग्राम में ऐसा कुछ रहेगा। तो इसमें ये रेसिस्टेंस लगे रहते हैं। मान लो ये 10 ओम का है, ये 10 ओम, ये 100 ओम, ये 100 ओम, ये 1000, ये 1000, ऐसे चेंज होता रहता है सबका ना। इसमें इसको कुछ पी बोलते हैं, इसको क्यू, इसको आर। ये पूरा जो होगा यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, ये पूरा आर होता है ना। यहाँ से यहाँ तक को पी, यहाँ से यहाँ तक को क्यू, और ये मान लो पॉइंट ए है, ये बी, ये सी, ये डी। ए से बी तक का जो पार्ट होगा उसको क्यू रेसिस्टेंस बोलेंगे, बी से सी तक के पार्ट का रेसिस्टेंस को पी बोलेंगे, सी से डी तक के रेसिस्टेंस के पार्ट को डी बोलते हैं। अब देखो यहां पर हम लोग जो भी वायर में डिफेक्ट आया होगा उस वायर को ए और डी के बीच में कनेक्ट करते हैं। मान लो हमें यहां से यहां तक की वायर में डिफेक्ट है, तो इसको ओपन कर लेंगे और पोस्ट ऑफिस बॉक्स में ले जाके दोनों, ये जो एस बना है उसके दोनों एंड पे कनेक्ट करेंगे। जिसमें डिफेक्ट निकालना है वो यहाँ पे यूज करते हैं ना, ये डिफेक्टेड वायर है। फिर हम देखो यहाँ पे क्या करते हैं, बी और डी के बीच में हम लोग गैल्वेनोमीटर इंटरनली कनेक्ट करके रखते हैं। ये अंदर से मैकेनिज्म होता है, वो अंदर से कनेक्टेड रहते हैं ना। अब ऊपर से बस डायग्राम में दिखा रहे हैं, बट वो अंदर से कनेक्टेड है। अब देखो इसमें, एक मिनट रुकना। और यहाँ पे हम इन दो पॉइंट के बीच में बैटरी कनेक्ट करते हैं। तो आप देखो ये व्हीट स्टोन बन जाता है ना, ये जो पूरा अब है व्हीट स्टोन है। व्हीट स्टोन कैसे है, इसका मैं इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाता हूँ ना। ए को इधर लिख देता हूँ, सी को इधर लिख देता हूँ। इसका अगर मैं इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊं, ए पॉइंट, सी पॉइंट, बीच में ये बी पॉइंट है, इधर डी पॉइंट है। तो देखो ए और बी के बीच में अगर आपने कुछ प्लग निकाले हुए हैं तो उतने रेसिस्टेंस काउंट कर लोगे ना, वो पी है। ए से बी के बीच में पी है, बी से सी के बीच में क्यू है, ए से डी के बीच में आर है, और सी से डी के बीच में जो भी अननोन रेसिस्टेंस है, ये हमारा पी क्यू आर एस हो जाएगा। ये यहाँ पे अननोन रेसिस्टेंस है जिसका हमें वैल्यू निकालना है। ए और सी के क्रॉस हमने बैटरी कनेक्ट कर दी है ना, और बी और डी के क्रॉस गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है पता करने के लिए कि बीच वाले में करंट है या नहीं। ठीक है, ये बात समझ आ रहा है। तो ये एक तरह से ये व्हीट स्टोन का अरेंजमेंट बनाया गया है ना। ऐसे तुरंत नहीं दिखता है, बट इक्विवेलेंट डायग्राम बनाओगे तो दिखेगा कि व्हीट स्टोन का अरेंजमेंट है ये। अब हम लोग देखो यहाँ पर इनके रेसिस्टेंस, ये प्लग निकाल निकाल करके देखते हैं कि कब नो रेसिस्टेंस मिल रहा है। जब नो डिफ्लेक्शन मिल रहा है गैल्वेनोमीटर में, जब नो डिफ्लेक्शन मिल रहा होगा तब हम बोल देंगे ना P/R बराबर होगा Q/S के,
है कि नहीं? कुछ समझ आ रहा है या सब बाउंस कर रहा है? अरे कुछ बोलोगे? हेलो? सर ये वायर मतलब उसमें कट है तो पूरी गई है कि सिर्फ थोड़ी थोड़ी गई है? मतलब अब यार उतना नहीं एग्जैक्टली क्लियर है कि कितनी कट है। मान लो थोड़ा बहुत कुछ डिफेक्ट आया, अगर इतना डिफेक्ट होता है जो दिख जाता है आंख से तो वहीं से हम हटा लेते हैं। बट ऊपर से दिख नहीं रहा है, बट कुछ इंटरनली डैमेज हुआ है वो ना, किसी रीजन से इंटरनली डैमेज हुआ है, तो हमें वो समझना है कि कहाँ पे दिक्कत आई है। सर तो ये डैमेज से रेजिस्टेंस बढ़ता है कि कम होता है? कुछ भी हो सकता है, डैमेज होगा तो रेसिस्टेंस चेंज होगा ओके सर, समझा। ना। तो अब देखो यहाँ पर, अब ये सब बहुत पहले के टाइम में यूज होता था ना, कि एक पोल से दो पोल, दूसरे पोल तक का वायर उतार के ला रहे हैं, कनेक्ट करके चेक कर रहे हैं कि कहाँ दिक्कत है ना। तो इसमें हमारा क्या हो जाता था, जहां पे भी P बाई आर का रेशियो बराबर आ जाएगा Q बाई एस ना, जब नो डिफ्लेक्शन मिलेगा तो वहां का यूज करके हम S की वैल्यू निकाल लेंगे। एक मिनट। तो अब ये S की वैल्यू आ जाएगी। हाँ प्रतीक, ऐसे ही करना पड़ता था पहले के टाइम में, पोल टू पोल जा जा करके चेक करना पड़ता था। ये तब की बात है भाई, जब अंग्रेजों वाला टाइम था, टेलीफोन पोस्ट ऑफिस बॉक्स में लगे रहते थे, वहां से कम्युनिकेशन होता था। उस टाइम पे यही बहुत बड़ी चीज रहती थी। तो अब देखो क्या होता था ना, इसकी वैल्यू हमें मिल जाती थी, फिर हमें पता होता था कि जो भी ये वायर लगे होते हैं ये कितने रेसिस्टेंस के होते हैं ना, इनका रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पता रहता था, तो हमें पता है इतना होना चाहिए। अब यहाँ से कैलकुलेट करके अगर कुछ और आया तो हमें समझ आ जाता था कि इस पार्ट में दिक्कत हुई है। समझो ना, ये हमें पहले से जो हमने वायर यूज किए उनके रेसिस्टेंस हमें पता थे, लेकिन सॉल्व करके कुछ और आया तो फिर हम समझ जाते थे कि इस पार्ट में दिक्कत हुई है। तो आपको देखो इस पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, अब तक जो दो तीन बार पूछा गया वो ये पूछा गया है कि इस फिगर में कहाँ पे बैटरी कनेक्ट करते हैं। जेई में पूछा गया था, तो ए और सी पे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि डायग्राम में लोगों को समझ नहीं आता कहाँ क्या चल रहा है, तो इसलिए यही पूछा जाता है कहाँ पे बैटरी कनेक्ट करेंगे, कहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे, कहाँ पे डिफेक्टेड वायर कनेक्ट करेंगे। तो बस आप डायग्राम अच्छे से समझ लो, कहाँ पे पी है, कहाँ पे क्यू है, कहाँ गैल्वेनोमीटर है, कहाँ बैटरी है। बन गया फिगर? तो अब इस पे ये दो पॉइंट नोट कर लो, इसका यूज क्या है। इट इज यूज्ड टू फाइंड डिफेक्ट इन वायर, और इसका प्रिंसिपल क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज। ये देखो, ये इसको एस बोल दिया, कोई भी एक अननोन रेसिस्टेंस था, तो हमने पी क्यू आर एस ऐसे चार नाम दे दिए हैं। ये एस क्यू बनाते, मेरे को समझा नहीं इतना सही से तेरा डाउट।
टॉप व्यू में ये तो हमने वो बनाया है ना, ये जो बाहर से वायर जिसको हमें डिफेक्ट चेक करना है उसको कनेक्ट किया है। ये रेसिस्टर वाली वायर है सी और डी के बीच में, इसको एस नाम दिया गया है। अच्छा, ये पूरा एस क्यों बनाते हैं सर ऐसे? ये एस मतलब ये वो अच्छा अच्छा, रजिस्टर कहाँ? वो देखो इसलिए है ना कि यहाँ पे ये जो वायर होती है ये तो बहुत हाई रेसिस्टेंस की होगी, बहुत लंबी लंबी वायर होंगी। अब इतनी वायर को बैलेंस करने के लिए हमें इसके अंदर जो इसके अगेंस्ट में आएगा क्यू, जैसे ये एस के, आप बोल सकते हो ये रेशियो बराबर हो जाए इसके इसके रेशियो के, तो ये आर वाला वैल्यू बहुत हाई होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे रेसिस्टेंस ऐसे एक ही जगह पे बॉक्स में भरे हुए हैं ना। तो अब एक ऑर्डर फॉलो किया है, ऐसे एस टाइप से ऑर्डर फॉलो किया हुआ है। कोई भी एक ऑर्डर बना सकते थे ना, एक ही छोटे सी जगह में बहुत सारे रेसिस्टेंस को हमने अंदर पैक किया हुआ है। कोई भी बहुत सारे रेसिस्टेंस इनमें से यूज करने पड़ जाते हैं। ये दो तो कम वाले रहेंगे, ये वाला हाई रहता है, उसके अगेंस्ट में ये जो रहता है वो भी हाई रहता है, तो रेशियो मेंटेन करना होता है। बाकी कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, कोई एक अरेंजमेंट बनाना था और बॉक्स के अंदर उनको सबको पैक कर देना था रेसिस्टेंस, ज्यादा रेसिस्टेंस छोटे से बॉक्स में। ठीक है, ये सॉरी, ये लिख लो इसका प्रिंसिपल क्या है। ये बॉक्स पोस्ट ऑफिस में रखा जाता था, पोस्ट ऑफिस में, हाँ। लैग आ रहा है। अबे श्रेयस, ये बॉक्स लेके जाते थे और पोल से वायर नीचे निकालते थे। ये बॉक्स तो लेके जाना ही पड़ता था भाई। अब यहाँ से मान लो 200 किलोमीटर पे कहीं कोई दिक्कत हुई है तो बॉक्स तो लेके ही जाएंगे, वहां पे वायर निकालते थे दो पोल के बीच का और वहां कनेक्ट करके करते थे। बॉक्स को पोस्ट ऑफिस में रखते थे, बट जहां डिफेक्ट होता था वहां लेके जाते थे। श्रेयस को ये भारी टेंशन हो गई कि कहाँ बार बार वायर लेके आएंगे। नहीं यार, ये जो पोस्ट ऑफिस बॉक्स होता है ना, ये बहुत हाई रेसिस्टेंस वाला के लिए यूज करते हैं। ये जो वायर होते थे बहुत बड़े बड़े वायर होते थे उनके लिए है ना हाई, और हम लोग ये जो मीटर भी यूज कर रहे हैं ये कम रेसिस्टेंस वालों के लिए होता है। और लैब में ये इसको यूज करना इजी होता है। यहाँ पे एक नॉर्मल एक रेसिस्टेंस वायर यूज करके काम हो गया, एक नॉन रेसिस्टेंस, वहां इतना बॉक्स पूरा लेकर के घूमना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा बॉक्स रहता था। अबे तुम लोग फालतू की बातें बंद करो, डायग्राम बन गया ना। अब वो कलर कोडिंग का एक बार बताना है। कलर कोड यार मेरे को भी निकालना पड़ेगा, मैं एक बार निकालता हूँ कलर कोड और उसको देख के बता देता हूँ, वो याद रखो ना, उसमें कुछ भी होता नहीं है ऐसा।
2 मिनट थोड़ा सा वेट करो ना, मैं वो कलर कोड अभी बता रहा हूँ ना, कोई बुक लेके आता हूँ, मुझे भी वो देखना पड़ेगा वैल्यू क्या क्या रहती है। चलो देखो, ये मैं HC वर्मा में आप देख सकते हो, HC वर्मा से ही मैं बता रहा हूँ ना। बहुत सिंपल सी चीज होती है, कलर कोड फॉर रेसिस्टेंस। एक मिनट, देखो सर्किट वगैरह में कभी आप देखोगे तो ऐसे सिलेंडर, छोटे छोटे से सिलेंडर रहते हैं, और इन पे कलर बने रहते हैं ना, अलग अलग कलर के ऐसे स्ट्रिप्स लगे रहते हैं। तो एक सेकंड में एक ऑर्डर में ही बनाता हूँ जो सॉल्व करते आए। देखो ऐसे क्या होगा, आपको वो सिलेंडर में कलर्स दिए रहेंगे, तो आपको ये जो सिलेंडर में कलर होंगे, इसमें जो पहला वाला होगा इसको हम डिजिट 1 बोलते हैं, दूसरे वाले कलर की वैल्यू को डिजिट 2 बोलेंगे, तीसरे वाले को बोलते हैं मल्टीप्लायर, और इसको बोलते हैं टॉलरेंस। अब इन सब का मतलब अभी समझा रहा हूं ना। फिर देखो आपको एक टेबल दी रहेगी, टेबल में हर एक कलर का वैल्यू लिखा रहेगा, डिजिट वाइज, मल्टीप्लायर वाइज और टॉलरेंस वाइज। तो जैसे पहले कलर का डिजिट वैल्यू क्या होगा, तो क्या लिख रहा हूं, कलर और उस कलर का डिजिट में वैल्यू क्या बोलेंगे। तो जैसे हमारे पास अगर ब्लैक कलर दिया है तो उसका मतलब वहां पर डिजिट 0 लिखनी है, अगर ब्राउन कलर लिखा है तो वहां पे डिजिट 1 लिखनी है, फिर रेड अगर लिखा है तो वहां पे 2 लिखना है। अब मैं ये टेबल लिखाई देता हूँ ना, बुक से तो तुम लोग अब क्या ही खोलोगे, अब लिख ही लो। ऑरेंज है अगर तो 3 हुआ, येलो का मतलब हुआ 4, ग्रीन का मतलब होगा 5, अरे कथन ये बोर्ड का तो टॉपिक है, लेकिन कई बार जेई में भी आ जाता है, लास्ट ईयर जेई मेन में आया था इस पे एक क्वेश्चन, और मैंने ऐसे हल्के में लेके बोल दिया बच्चों को कि कर लेना खुद से, ये करके नहीं गए, छोड़ के आए थे क्वेश्चन। मेरे को बहुत गुस्सा आया था लास्ट टाइम। ये लास्ट ईयर का रिजल्ट ऐसे ही नहीं मचाया लोगों ने, सब छोटी छोटी बातों को भी इन्होंने एकदम ध्यान नहीं रखा है। कर लो, इसीलिए तो मैं तुरंत लिखा रहा हूँ, लास्ट ईयर की गलती की वजह से अब मैं छोड़ ही नहीं रहा हूँ कि तुम लोग खुद से करोगे। ब्लू, ब्लू का 6,
हाँ याद रखना है, वायलेट का 7, ग्रे का 8 और व्हाइट का 9। कुछ इसमें लेटर्स को लेकर के कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनाओ, क्योंकि ये लेटर का ऑर्डर अगर लिख लिया तो उसी ऑर्डर में ये इनका ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं कुछ बनाता हूँ, अभी तो लिख लो फिर बनाता हूँ ना। फिर उसके बाद होता है मल्टीप्लायर, ये डिजिट्स की वैल्यू हो गई ना। मल्टीप्लायर भी इधर लिख देता हूँ ना, मल्टीप्लायर ना, ये मल्टीप्लायर है ना। ब्लैक अगर कलर है तो मल्टीप्लाई 1 होगा, ब्राउन कलर है तो 10 होगा, रेड कलर है तो 10 के पावर 2 होगा, ऑरेंज कलर है तो 10 के पावर 3, ये 10 के पावर 4, ये 10 के पावर 5, ये 10 के पावर 6। ये मल्टीप्लायर है ना। अभी ये नोट कर लो, फिर अभी समझाऊंगा। अरे यार, ये 10 के पावर 7, ये 10 के पावर 8, ये 10 के पावर 9। अबे राज, टाइम पास मत कर यार। और फिर एक होता है टॉलरेंस। टॉलरेंस के लिए दो ही कलर रहते हैं, एक होता है गोल्ड, लास्ट वाला ये जो कलर होगा टॉलरेंस वाला, या तो गोल्ड होगा या सिल्वर होगा। गोल्ड हुआ अगर तो वहां पे मल्टीप्लायर जो होगा, अच्छा ये भी कल मल्टीप्लायर भी हो सकता है गोल्ड में, तो गोल्ड के लिए मल्टीप्लायर होता है 0.5 और टॉलरेंस होता है 5%। और सिल्वर के लिए मल्टीप्लायर होता है 0.01 और टॉलरेंस होता है 10%। अब ये पहले नोट कर लो, फिर मैं इनको यूज करना समझा रहा हूं ना कि क्या है। कलर होता ही नहीं है, नो कलर। पता नहीं यार, ये एचसी वर्मा में मैंने देखा, इसमें तो यही इतना ही दिया है टेबल। अगर इसके अलावा कुछ है तो वो एनसीईआरटी चेक कर लो एक बार। ग्रे कुछ गड़बड़ लिखा क्या? सही तो है ग्रे। तो यार वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चेक कर लेना ना, अगर वो कुछ और है तो वो भी नोट कर लो। एक सेकंड, नीचे कुछ लिखा है शायद, देख लो। हाँ लिखा है, समटाइम्स टॉलरेंस बैंड इज मिसिंग फ्रॉम द कोड, तो उसका मतलब होगा 20%। हाँ, नो कलर है, अगर कलर है ही नहीं है ना, लास्ट वाला जो टॉलरेंस की जगह कोई कलर नहीं दिया, चौथा वाला, तो वहां पे हम लोग 20% लेंगे ना। कई बार ये फोर्थ वाला कलर जो है वो टॉलरेंस बता रहा है ना, अगर वो है ही नहीं है तो 20%। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे ये कलर कोड बनाया हुआ है, तो इसकी वैल्यू अब मैं कैसे बताऊंगा। यहाँ पे आर की वैल्यू बतानी है, तो डिजिट 1 पहला ब्राउन कलर है, तो ब्राउन कलर के लिए क्या लिखना है, 1 लिखना है। डिजिट 1 कितना है, 1। फिर डिजिट 2 येलो है, येलो के लिए कितना लिखना है, 4। फिर मल्टीप्लायर, फिर मल्टीप्लायर ग्रीन है, ग्रीन के लिए कितना मल्टीप्लाई करना है, 10 के पावर 5। फिर टॉलरेंस, टॉलरेंस क्या है, गोल्डन कलर है, इसी को गोल्ड मान लो ना, ये मान लो गोल्डन कलर है, तो गोल्डन कलर के लिए टॉलरेंस कितना है, 5%। तो हम यहाँ पे प्लस माइनस 5%, ये हमारा रेसिस्टेंस की वैल्यू हो गई। समझो, आपको बस हर एक कलर लिखा है तो उस कलर को लेकर के डिजिट लिख देना है, फिर कितना मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लायर है ना, फिर उसमें कितना टॉलरेंस होगा, ये टॉलरेंस दिया है।
तो बस कलर देखो, वैल्यू याद है तो बता दोगे। टॉलरेंस मतलब एरर, उसमें जो आपने रीडिंग बता रहे हो उसमें कितने का एरर पॉसिबल है। जो भी आपने वैल्यू बताई 5% वहां पे एरर हो सकता है। ये मैंने गोल्ड का यूज किया है ना, यहाँ पे ये वाला कलर जो है ये गोल्ड वाला लिया है। हाँ, ये 5% मतलब इतनी वैल्यू में 5% निकालो, उतना एरर हो सकता है। ये परसेंटेज में गिवन है। अबे ये फॉर्मूला लिखा तो है, digit 1 digit 2 मल्टीप्लायर टॉलरेंस। कलर देखो, उनके अकॉर्डिंग वैल्यू डालते जाओ। पहला कलर देख के पहला डिजिट लिखो, दूसरा डिजिट देख के दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट देख के मल्टीप्लायर लिखो, चौथा डिजिट देख के ये लिखो टॉलरेंस। अरे तो बैटरी भी ज्यादा ज्यादा लगाएंगे पावर की, टेंशन न लो तुम आदित्य। तुम बस कलर कोडिंग पे फोकस करो, कैसे याद रखना है। कलर कोड समझ आया सबको? आपको ऐसे एक वायर दी रहेगी सिलेंडर टाइप, उसमें 4 कलर बने रहेंगे। हर कलर का मतलब है ना कि एक कलर digit 1 बता रहा है, दूसरा digit 2, तीसरा कलर मल्टीप्लायर बता रहा है, चौथा टॉलरेंस। सबकी वैल्यू पढ़ो, लिख दो। फिर अब हो गया, नोट हो गया ये। यार तू देख, ये जो लास्ट वाला रहता है ना वो गोल्ड या सिल्वर कलर रहता है, लास्ट वाला। तो मतलब दूसरे साइड से ही करना है ना, गोल्ड सिल्वर वाला साइड लास्ट वाला होता है टॉलरेंस। डिजिट वाले में इतने ही कलर है शुरू, ये है यहाँ तक के, शुरू में ये डिजिट से शुरू होता है ना, गोल्ड सिल्वर से नहीं शुरू होता है। ठीक है, 1 मिनट में आया ना, 1 मिनट वेट करना। हेलो, फिर देखो अब ये चैप्टर खत्म हो गया। अब इसका मॉड्यूल सारा आप कंप्लीट कर डालो। अभी 15 मिनट है करीब, तो उसमें अगर डाउट है कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी के तो वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
नेक्स्ट चैप्टर अब कैपेसिटर शुरू करेंगे। अगर कलर नहीं रहा तो अबे देखो, अपने को तो एग्जाम में आएगा, एग्जाम में तो उसी ऑर्डर में ही लिखा होगा कलर ना। बाकी वो लैब में कैसे करना है, तो मेरे हिसाब से उनकी जो ये बैंड की ये कलर होते हैं, इनकी थिकनेस भी कुछ वैरी करती होगी ना, इनकी थिकनेस कुछ वैरी करती होगी। तो ठीक है, तो अब ये हो जाएगा ना। एक्स्ट्रा लेक्चर आज 1:30 पर है। एक्स्ट्रा लेक्चर वो अच्छा, डाउट डिस्कशन के अलावा नेक्स्ट वीक का बोल लो। वो अब नेक्स्ट वीक में डिसाइड करेंगे। एक्स्ट्रा लेक्चर, हाँ देखो ये सौरभ बता रहा है ना, पहला वाला बैंड ठीक होता है ना वो, मतलब होगा अरेंजमेंट, देख के समझ आ जाएगा लैब में, इतनी टेंशन नहीं लो तुम, बस ये याद करो कौन से कलर की क्या वैल्यू है, वही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग ये करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा हो गया। कैपेसिटर भी छोटा ही चैप्टर है, 6 लेक्चर का करीब टॉपिक है, तो वो भी 1.5 वीक में कंप्लीट हो जाएगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यार कराया ना, उसमें I²R वगैरह जो कराया था। प्रणव, इतना ही करना है हमें अभी इसमें ना, जो अपन को करना है पढ़ना है सिलेबस में वो इतना ही है, उतना करा दिया था। हाइड्रोकार्बन की न्यू मॉड्यूल, मॉड्यूल 3 जाके ले लो ना, मॉड्यूल 3 में है वो ले लो। अच्छा ये बताओ, हाइड्रोकार्बन का पहले वाला नहीं मिला था ना? कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को नहीं, ऐसा है या कोई को नहीं मिला है? हाइड्रोकार्बन का मिला था कि नहीं पहले? नहीं मिला है ना, पुराना वाला नहीं मिला, तो फिर जाके नया वाला ले लो। फिर नया वाला जाके ले लो ना, पुराना नहीं मिला है तो अब पुराने बहुत कम ही बचे हैं, तो ले लो नया जाके। हाँ पूरा मॉड्यूल 3 लोगे, अब क्या करोगे फिर? अच्छा ये मॉड्यूल 3 में केवल एक हाइड्रोकार्बन चैप्टर है या और भी चैप्टर है? या ले ही लो यार, छोड़ो, क्यों इतना दिमाग लगाना, मॉड्यूल 3 ले ही लो तुम। ले लो जाके, मैं बोल दूंगा उधर, बोला हुआ है, तुम बोल दो ना। बस भीड़ लगाना मत, वो कॉल करके चले जाओ, बोल दो मैंने बोला है ना, मैं बोल भी दूंगा। सारे आ गए हैं, मॉड्यूल सारे आ गए हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कैपेसिटर शुरू करेंगे। आपको अब नेक्स्ट वीक में करंट इलेक्ट्रिसिटी का डाउट डिस्कशन रहेगा ना, ये कंप्लीट कर डालो। करंट इलेक्ट्रिसिटी तो इजी गया होगा ना, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अभी जो जरूरत है वो ले लो, या केम का ही ले लो अभी तो, देख लो यार, या सभी ले लो, क्या ही फर्क पड़ता है उससे। ले लो 3, 4, 5, 6 ले डालो, सब ले लो, ले लो सब ले लो, सब ले लो। नहीं नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ। 3, 4, 5, 6 है, सब अवेलेबल है, ले लो। ले लो ऑल सब्जेक्ट। वो मैथ केमिस्ट्री का मैंने देख लिया, फिजिक्स का भी देना ही पड़ेगा, मैथ का एक बार सर से पूछ लो। मैथ में मॉड्यूल 3 में कोई टॉपिक है क्या, वीजीएम सर से वो पूछ लेना, मुझे उसका आइडिया नहीं है मैथ वाले का।
फिजिक्स और केम का तो ले लो, उसमें फिजिक्स में मॉड्यूल 3 में वेव है ना, वेव अभी नहीं दिया हुआ है। मैथ का मॉड्यूल 3 वीजीएम सर से पूछ लो, फिजिक्स और केम का ले लो। अच्छा मैं आज बोल देता हूँ, 3 4 5 6 जाके ले लेना, बस मैथ का एक बार वीजीएम सर से पूछ लेना, बाकी मैं बोल दूंगा। मैथ का 3 के लिए पूछना है, 4 5 6 तो ले सकते हो मैथ का, 3 के लिए बस एक बार मैथ का वीजीएम सर से पूछ लो, क्योंकि मुझे टॉपिक नहीं पता कौन से हुए हैं, कौन से उसमें छूटे हुए हैं अभी। केमिस्ट्री का पता है, मैथ का 4 5 6 तो लेना ही है तुम्हें। 4 5 6 ले लिया है, ठीक है। तो 3 वाला एक वीजीएम सर से पूछ के ले लेना ना, केम और फिजिक्स का ले लो। ठीक है, बता दूंगा। ठीक है, फिर अब क्लोज कर रहा हूँ। आज भी देखो 5 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ। तो एहसान है मेरा ये, ध्यान रखना। ठीक है फिर, अब 1:30 पे मिलते हैं ना यार, कॉल करके बात कर लो, फिर चले जाओ ना, कॉल कर लो। 1:30 पे अब इलेक्ट्रो के लिए मिलते हैं ना, क्लोज कर रहा हूँ। हाँ कॉल करके जाओ, मिलेगा ना। 1:30, अब मैं कोई मैसेज नहीं डाल रहा हूँ ग्रुप पे ना, 1:30 डाउट डिस्कशन है। क्लास में बोल दिया ना, अब अलग से इन्फॉर्म नहीं करूंगा। 1:30 डाउट डिस्कशन, क्लोज कर रहा हूँ अब। मीटिंग आईडी वही है जो पुराने डाउट डिस्कशन के लिए भेजी हुई है ना, मीटिंग आईडी वही है, मीटिंग आईडी। अबे सूजल, थोड़ा तो मेहनत कर लिया कर भाई। अच्छा भाई, भेज देता हूँ। ठीक है, क्लोज कर रहा हूँ ना, मीटिंग आईडी में भेज दे रहा हूँ तुरंत अभी।